तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह कुकुम्बर यानी कि खीरा उगा सकते हैं सिर्फ कोकोपीट में या कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर में हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स की मदद से। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीडलिंग्स उगाने के लिए मैंने यहाँ कोकोपीट ले ली है और साथ ही मैंने यहाँ पर ली एक प्रोपोगेशन ट्रे जिसमें कि हम अपने बीज जो है वो बोएंगे और सीडलिंग्स ग्रो करेंगे। तो चलिए इस कोकोपीट को पहले इस प्रोपोगेशन ट्रे में भर लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में जब भी आप कोकोपीट लेते हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो कोकोपीट ले रहे हैं वो अच्छी तरह वॉश्ड हो, उसमें सॉल्ट्स की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ना हो। जो कोकोपीट का TDS है वो 250 या 250 से नीचे हो, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप बफर्ड कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है, नहीं तो आप इतना इंश्योर कीजिए कि जो आप कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह वॉश्ड हो, उसका जो TDS है वो 250 या 250 ppm से नीचे हो। तो हमने यहाँ पर कोकोपीट भर ली है। अब इसमें हम जो हमारे खीरे के बीज हैं वो डालेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने खीरे के बीज ले लिए हैं और मैं हर सेल में यहाँ 2-2 बीज डालूंगा। आप चाहें तो एक एक भी डाल सकते हैं। अगर आपको अपनी सीड की क्वालिटी या जर्मिनेशन रेट पे थोड़ा सा भी डाउट है तो आप 2-2 बीज हर सेल में या 3-3 बीज भी डाल सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप जो 3 बीज एक एक सेल में डाल रहे हैं तो एटलीस्ट 3 में से 1 या 2 बीज तो स्प्राउट ज़रूर होंगे, जर्मिनेट ज़रूर होंगे। तो इससे आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो अच्छा होगा और आप जितने सीड्स चाहते हैं वो स्प्राउट हो उतने आपको मिल पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम इन सेल्स में जो कुकुम्बर के बीज हैं वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी सीड्स को सभी सेल्स में डाल दिया है और हम थोड़ी सी कोकोपीट से इन सभी सीड्स को कवर कर देंगे। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा कोकोपीट नहीं डालनी है, बहुत थोड़ी सी ही कोकोपीट डालनी है, बस इतनी कि जो हमने सीड्स यहाँ डाले हैं वो ढक जाएं और बहुत ज़्यादा इनको दबाना नहीं है। तो चलिए हम सभी सेल्स को थोड़ी सी कोकोपीट से कवर कर देते हैं। सीड्स को कोकोपीट से कवर करने के बाद हम यहाँ पानी देंगे अपनी प्रो ट्रे को, सभी सीड सेल्स को पानी देंगे। अगर आपके पास एक छोटा सा पानी का स्प्रेयर है तो अच्छी बात है, पर मेरे पास नहीं था तो मैं इसी छोटी वाटर कैन से ही पानी दे रहा हूँ। और जो पानी यहाँ यूज़ हुआ है वो RO का पानी है बिना किसी न्यूट्रिएंट्स के, जिसका pH 5.5 सेट किया गया है। तो पानी देने के बाद आपको इस प्रो ट्रे को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, यानी कि दिन की रोशनी पूरी आती हो पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और मेरे पास एक छोटा सा ग्रीन हाउस है, इसको मैं यहाँ इस ग्रीन हाउस में रखूँगा। हालांकि आप अगर इसे सनलाइट में रख भी देंगे तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी आपके सीड्स स्प्राउट होंगे, ग्रो होंगे। तो मैं यहाँ पर इसको इस ग्रीन हाउस में रख देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी सी ठंड है और सीड्स को जर्मिनेट होने में यहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ इसको रख दिया है। अब हम वेट करते हैं सीड्स के स्प्राउट होने का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और कुछ सीड्स हैं जो अभी जर्मिनेट होना बाकी हैं, बट मोस्टली यहाँ जर्मिनेट हो चुके हैं। और कुकुम्बर के लिए ज़रूरी है कि आप जब भी इनके जो बीज हैं वो बोते हैं तो टेम्परेचर है उनके अकॉर्डिंग हो, यानी कि आपके रात का टेम्परेचर एटलीस्ट 10 डिग्री से ऊपर हो और दिन का 25 डिग्री के आसपास हो तो बहुत अच्छा। थोड़ा टेम्परेचर कम होगा तो दिन ज़्यादा लग सकते हैं सीड्स को जर्मिनेट होने में, और बहुत ज़्यादा ठंड में तो आपके जो कुकुम्बर के सीड्स हैं वो जर्मिनेट ना हो तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुकुम्बर एक वार्म सीजन क्रॉप है तो जो टेम्परेचर्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यहाँ पर कोकोपीट ऊपर से कुछ सूखने लगी थी तो मुझे इनको पानी देना पड़ा, और मैं जनरली बॉटम वाटरिंग ही करता हूँ। आप देख सकते हैं ये कंटेनर है मेरे पास छोटा सा,
इसमें पानी भर के मैं जो प्रो ट्रे है इसमें डाल देता हूँ और नीचे से पानी जो कोकोपीट है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और यहाँ पर जो मैंने पानी दिया है वो आरओ का पानी है बिना किसी न्यूट्रिएंट्स के, और इसका पीएच 5.5 पर सेट किया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। जितनी जर्मिनेशन मैक्सिमम हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है और ऑलमोस्ट 100% के करीब है जर्मिनेशन। ये आप देख सकते हैं हर सेल में 2-2 सीड जर्मिनेट हुए हैं जितने हमने डाले थे। तो अब हम क्या करेंगे, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो सीडलिंग्स है वो थिन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हर सेल में एक ही सीडलिंग चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक सीडलिंग जो है वो निकाल लेता हूँ। जो सबसे वीक सीडलिंग मुझे लगती है हर सेल की, उसको मैं यहाँ से अलग कर लेता हूँ और जो स्ट्रॉन्ग होती है उसको रहने देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा सीडलिंग चाहिए तो आप इनको रहने भी दे सकते हैं, पर मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक सेल में एक ही सीडलिंग रखता हूँ। और एक सेल में एक सीडलिंग रहेगी तो उसकी ग्रोथ भी काफ़ी हेल्दी होगी। हमने 2 सीड्स डाले इसलिए थे क्योंकि अगर हमें श्योरिटी नहीं थी हमारे सीड्स किस तरह जर्मिनेट होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा सीड डाले थे हर सेल में। लेकिन अगर आपको अपनी सीड्स की क्वालिटी का पूरा भरोसा है तो आप एक सेल में एक सीड भी डाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सीडलिंग्स को हम थिन कर लेते हैं। तो यहाँ हम अब देख सकते हैं कि एक सेल में एक ही सीडलिंग बची है। आप यहाँ देख पा रहे हैं हर एक सेल में सिर्फ एक ही सीडलिंग है और जो सबसे हेल्दी सीडलिंग थी वही मैंने यहाँ रखी है, और जो मुझे लग रहा था कि सीडलिंग वीक है उसे मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो आज हम कुकुम्बर की सीडलिंग्स को पहली बार हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स वाला वाटर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पत्ते अच्छी तरह खुल गए हैं और जो पहला ट्रू लीव है वो भी आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी ले लिया है, हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट इसमें एडिड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पीपीएम कितना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर मैंने हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लिया है उसका जो टीडीएस है वो 200 के आसपास है, और ये पहली फीडिंग है अभी। और मैं जनरली सीडलिंग्स को तभी पहली बार फीड करता हूँ जब जो पहले 2 पत्ते हैं सीडलिंग्स के वो अच्छी तरह खुल जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह खुले हैं और जो पहला ट्रू लीफ है यानी कि जो तीसरा पत्ता है वो आना शुरू हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और 200 टीडीएस के पानी से इसको हमने यहाँ फीड किया है। और जो इसका पीएच है वो आप 5.5 और 6.5 के बीच में रख सकते हैं। और मैं बॉटम वाटरिंग करता हूँ, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कोकोपीट पानी को एब्जॉर्ब कर चुकी है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर चुकी है। तो जैसे ही ऊपर तक कोकोपीट गीली हो जाती है तो मैं अपनी प्रो ट्रे को इस कंटेनर से बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छी तरह वेट हो चुकी है। तो यहाँ इसको निकाल लेते हैं और इसको वापस अपनी जगह पे रख देते हैं। आज आप देख सकते हैं कि जो सीडलिंग्स है काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सीडलिंग्स में अच्छी ग्रोथ है। हालांकि मैं पिछले हफ्ते की जो वीडियो है वो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाया क्योंकि वो गलती से मुझसे डिलीट हो गई, जहां पर मैंने सीडलिंग्स को 300 टीडीएस का पानी दिया था। तो पहले हफ्ते मुझे जब भी पानी देना पड़ा मैंने 200 टीडीएस का दिया था, और दूसरे हफ्ते मुझे जब भी पानी देने की ज़रूरत पड़ी सीडलिंग्स को मैंने 300 टीडीएस का पानी दिया, पीएच 5.5 और 6.5 के बीच में। तो आज हम इसको फिर से पानी देंगे और आज जो हमारा टीडीएस है वो 400 है, 400 के आसपास हम रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो टीडीएस 400 पीपीएम के आसपास है। तो हम अपनी सीडलिंग्स है जो हमारी प्रो ट्रे है उसको इसी कंटेनर के अंदर डाल देंगे ताकि जो पानी है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो कोकोपीट अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सके और प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन है वो मिल सके। तो आज हम देख सकते हैं कि हमारी सीडलिंग्स और भी अच्छी तरह ग्रो हो चुकी हैं, और इन सभी सीडलिंग्स में आप देख सकते हैं जो सेकंड ट्रू लीफ है वो भी अब आ गया है सभी सीडलिंग्स में। और मैं यूजुअली इसी स्टेज पे इन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। तो चलिए आज इन सीडलिंग्स को हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और इन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो कंटेनर्स हैं वो मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं जो कंटेनर्स हैं यहाँ पे 20 लीटर की पेंट बकेट्स हैं जिसमें मैंने कोकोपीट डाली है और कोकोपीट परलाइट का मिक्सर भी यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये सीडलिंग्स आप देख सकते हैं एक एक करके हम इन सीडलिंग्स को यहाँ से कुछ इस तरह प्रेस करके निकालेंगे, और बड़े जेंटली निकाल के हम जो इसकी जो रूट्स हैं, सबसे पहले अगर हम देखेंगे अगर इसकी रूट्स थोड़ी सी रूट बाउंड हो रही हैं तो उनको हम छुड़ा लेंगे, उनको हम एक बार फ्री कर लेंगे और उसके बाद हम अपने कंटेनर में इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा जेंटली आप कोकोपीट को शेक कर सकते हैं ताकि जो इसकी रूट्स हैं वो एक बार फ्री हो जाएं। या आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ करना है यहाँ पर। या आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप शेक करेंगे कोकोपीट को तो सारी जो कोकोपीट है वो नीचे गिरती जाएगी और जो रूट्स हैं वो इस तरह फ्री होती जाएंगी। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रूट्स बिल्कुल भी अब रूट बाउंड नहीं है, फ्री हैं।
और अब हम इस सीडलिंग को अपने कंटेनर में यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो मिक्सचर लिया है वो कोकोपीट और परलाइट का लिया है। 70% कोकोपीट है इसमें और 30% परलाइट। तो जिस तरह हम मिट्टी में थोड़ी सी जगह बनाकर सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी तरह से ही यहाँ पर हम थोड़ी सी मिडल में जगह बनाकर जो हमारी कुकुम्बर की सीडलिंग है उसको इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। और सीडलिंग के चारों तरफ जो हमारी कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर है उसको जेंटली थोड़ा सा दबा देंगे ताकि कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। ये आप देख सकते हैं हमने इसको जेंटली चारों तरफ से दबा दिया है और अभी जो सीडलिंग है वो इसमें ट्रांसप्लांट हो चुकी है। इसमें अब हमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग के लिए आप चाहें तो हैंड वाटरिंग भी कर सकते हैं, पर यहाँ मैं ड्रिप इरिगेशन की हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं तो हर कंटेनर को वाटर करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन से वाटर करूँगा। आप चाहें तो हैंड वाटर भी कर सकते हैं किसी वाटरिंग कैन से। और जहाँ तक ग्रोइंग मीडिया की बात है, मैंने यहाँ कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं, आप चाहें तो परलाइट को यूज़ ना करना चाहें तो मत कीजिए, सिर्फ कोकोपीट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी ड्रिप इरिगेशन जो लाइंस है वो सेट कर ली हैं। जनरली अगर आप ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं तो आप एक ड्रिप एमिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 यूज़ किए हैं क्योंकि मुझे 2 में सेटिस्फेक्शन होती है। तो आप चाहें तो एक में भी काम चला सकते हैं। अगर आप ग्रो बैग में वाटरिंग कर रहे हैं तो एक ड्रिप एमिटर एक लाइन ही काफ़ी है। और इसी तरह हम सभी सीडलिंग्स को बाकी कंटेनर भी ट्रांसप्लांट कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे सभी सीडलिंग्स उनके कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दी है। ये आप देख सकते हैं एक एक करके सभी कंटेनर में जो कुकुम्बर यानी कि खीरे की सीडलिंग्स हैं वो ट्रांसप्लांट की जा चुकी हैं। और सभी सीडलिंग्स यहाँ पर कोकोपीट और परलाइट के मिक्सर में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं सभी कंटेनर में मैंने ट्रांसप्लांट कर दी है। और कुछ कंटेनर्स मेरे यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ कोकोपीट में है, ये फिर से कोकोपीट और परलाइट का मिक्सर है। तो मैंने दोनों तरह की मीडिया में यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी वाटरिंग की बात करते हैं। जो अब हम पहली बार इसको जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो किस तरह का करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पीएच है हमारे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का वो कितना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएच 5.5 के आसपास ही है, ये आप देख पा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि टीडीएस कितना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टीडीएस है वो 500 के आसपास है ट्रांसप्लांटिंग के वक्त पर। गाइस आप देख सकते हैं कि इन कुकुम्बर के प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह चल रही है, ये आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी छोटे पौधे हैं अभी, और आप देख सकते हैं कि इनमें अभी से जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी छोटी सी एज में ही काफ़ी सारे फीमेल फ्लावर्स सभी प्लांट्स में आने स्टार्ट हो गए हैं। और इन प्लांट्स को मैं जिस हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की मदद से फीड कर रहा हूँ उसकी रेसिपी का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर भी देख सकते हैं। और एक बार हम यहाँ अपने इन कंटेनर्स पे भी नज़र मार लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी चल रही है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह फॉलियज जो है वो ग्रो हो रहा है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो फीमेल फ्लावर हैं वो आने शुरू हो गए। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं इतने छोटे से प्लांट पे भी जो फीमेल फ्लावर्स है उनके आना शुरू हो गया है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अभी तक फ़िलहाल, तो आगे देखेंगे कैसा रिजल्ट मिलता है। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं जो प्लांट है काफ़ी अच्छी तरह ग्रो हो रहा है। और इस हफ्ते जो टीडीएस मैं इन प्लांट्स को दे रहा हूँ वो 600 ppm के आसपास है, यानी कि पिछले हफ्ते से 100 ppm बढ़ाकर मैं इन प्लांट्स को जो टीडीएस है वो दे रहा हूँ। और इसी तरह धीरे धीरे टीडीएस बढ़ाकर ही हम प्लांट्स को न्यूट्रिशन देंगे। और जहाँ तक वाटरिंग की बात है, कुछ लोग पूछते हैं कि कोकोपीट में कितना पानी देना चाहिए। अगर आप हैंड वाटरिंग कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि बस आपकी जो कोकोपीट है वो कभी भी पूरी तरह से सूखने ना पाए। यानी कि अगर आप मिट्टी में जब भी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो एक थंब रूल होता है कि जब ऊपर की परत सूखने लग जाए तब आप पानी दीजिए, पर कोकोपीट को कभी भी आप पूरी तरह सूखने मत दीजिए, और ना ही इसे कभी पूरी तरह से बिल्कुल ही गीला रखिए। जो कोकोपीट हमेशा आपकी कूल होनी चाहिए, डार्क ब्राउन कलर की होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए पर कूल होनी चाहिए। इसलिए आप उसी हिसाब से इसको वाटरिंग करें। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन कर रहा हूँ, तो इनको मैं दिन में 2 बार फीड कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत भी होती है और हैंड वाटरिंग के मुकाबले उतना पानी वेस्ट नहीं होता है, और प्लांट्स को जो पानी है डायरेक्टली प्लांट्स की रूट जोन में मिलता है। तो यहाँ पर आपको पिछली बार के मुकाबले ग्रोथ में डेफिनेटली फ़र्क दिखा होगा, काफ़ी अच्छी तरह ग्रोथ चल रही है इन प्लांट्स की। और यहाँ पर मैंने ट्रेलिस भी बनाई है इन प्लांट्स के लिए, ये आप देख सकते हैं। इनको एक रस्सी के सहारे भी मैंने बांध रखा है, और जो फीमेल फ्लावर्स है अब इनमें अच्छी तरह आने शुरू हो गए हैं, कुछ ब्लूम होना भी स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनको वर्टिकली क्लाइंब करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेलिस बनाई है,
और ये देखिए एक फीमेल फ्लावर यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह ब्लूम कर रहा है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था आने स्टार्ट हुए थे, और यहाँ पर आप इनकी ब्लूमिंग देख सकते हैं। अब इनको सक्सेसफुली पॉलिनेट होने के बाद इनमें कुकुम्बस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये देखिए और फीमेल फ्लावर्स हैं जो ब्लूम होना स्टार्ट होंगे जल्दी। और एक बार जो मैंने यहाँ पर ट्रेलिस बनाई है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इनको वर्टिकली ग्रो करने के लिए यहाँ ट्रेलिस बनाई है। जब ये प्लांट्स और ऊंचे ग्रो होंगे तो इन जो बांस मैंने यहाँ पर यूज़ करी है, बांस की डंडियाँ यूज़ करी हैं, इन पे ये चढ़ जाएंगे और इस तरह जो ग्रोथ है उनकी अच्छी रहेगी। तो एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी 2 प्लांट्स हैं कुकुम्बर के, एक कोकोपीट वाली बकेट में है और एक कोकोपीट परलाइट मिक्सचर की बकेट में। और इस तरह यहाँ भी ट्रेलिस बनी हुई है। और इन प्लांट्स को भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं इनमें फीमेल फ्लावर्स है। ये देखिए ये ब्लूम हो के अब ये फ्लावर जो है वो बंद होना शुरू हो गया है। इसकी मैंने पॉलिनेशन खुद की थी क्योंकि मेरे गार्डन में इतनी जो बीज हैं या और पॉलिनेटर्स हैं नेचुरल वो नहीं है। तो इस वक्त जो मैं इन प्लांट्स को हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट फीड कर रहा हूँ वो 700 ppm के आसपास कर रहा हूँ, यानी कि पिछले हफ्ते से 100 ppm ज़्यादा। और हर हफ्ते मैं लगभग 100 ppm बढ़ाता हूँ और कभी कभी 150 या 200 ppm का डिफरेंस भी मैं डाल देता हूँ। एकदम से 150 या 200 भी बढ़ा देता हूँ, डिपेंड करता है कि प्लांट कितनी अच्छी ग्रोथ ले रहा है, किस स्टेज में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रोथ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह सभी प्लांट्स चल रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे प्लांट्स में आज क्या अपडेट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि और भी ज़्यादा जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो हमारे प्लांट्स में आए हुए हैं। कुछ पॉलिनेट हो चुके हैं और कुछ आज ही ब्लूम हुए हैं। और इस हफ्ते का जो TDS है वो 800 ppm के आसपास है इन प्लांट्स को जो फीड कर रहा हूँ मैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ प्लांट्स में जो कुकुम्बर है वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 कुकुम्बर आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी होना शुरू हो गई हैं। इनको भी मैंने हैंड पॉलिनेट किया था इनके फ्लावर्स को। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुकुम्बर ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी है और सभी प्लांट्स में बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। और आपके प्लांट्स में ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स आएंगे और या ज़्यादा मेल, ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के सीड्स परचेज़ कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप अच्छी कंपनी के सीड्स परचेज़ करते हैं तो डेफिनेटली जो फीमेल फ्लावर्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा आती है, आपको ज़्यादा फ्रूट्स मिलते हैं। और जबकि आप कुछ ऐसे सीड्स परचेज़ करते हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो वहाँ आपको अच्छे ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी कुकुम्बर ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं इस प्लांट में भी कुकुम्बर ग्रो हो रही है और जल्दी ही इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। और जो कुकुम्बर के सीड्स मैंने यूज़ किए थे वो हाइब्रिड सीड्स थे। तो डेफिनेटली हाइब्रिड सीड्स की खासियत होती है कि इसमें आपको फीमेल फ्लावर ज़्यादा मिलते हैं, अच्छी कंपनी के अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और कुकुम्बर अच्छी तरह ग्रो हो रही है, साइज़ इसका बड़ा होना शुरू हो गया है और फिर से काफ़ी सारे फीमेल फ्लावर्स जो कि डेवलप होंगे बहुत जल्द। तो आज से हम कुकुम्बर की हार्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारी कुकुम्बर है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। जो साइज़ मुझे चाहिए वो अटेन हो चुका है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। मैं जनरली कुकुम्बर्स को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता क्योंकि ज़्यादा बड़ी कुकुम्बर होगी तो वो कड़वी भी हो सकती है और उसके जो बीज है वो भी काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो मैं एक नॉर्मल साइज़ की कुकुम्बर जब होती है तभी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। तो हम इसको यहाँ पे आज हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ इसको तोड़ लिया है प्लांट से और ये आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी कुकुम्बर है, बहुत ही अच्छी और शानदार कुकुम्बर है, ये आप देख सकते हैं। और डेफिनेटली ये टेस्ट भी बहुत अच्छी तरह करते ही है। और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसका टेस्ट सॉइल में जो कुकुम्बर ग्रो होती है उससे अलग होता है, तो जी नहीं, टेस्ट अलग नहीं होता है। अगर आप एक प्लांट ग्रो कर रहे हैं सॉइल में और उसके फ्रूट हेल्दी हैं तो उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बिल्कुल सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। आपका जो न्यूट्रिशन है आपके फ्रूट में वो आपको भरपूर मिलना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया है और इसी तरह आज से हमारी जो हार्वेस्टिंग है हमारे कुकुम्बर प्लांट्स की वो स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस आज हम कुछ और कुकुम्बर्स हार्वेस्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं प्लांट्स। और इस बार जो मैं TDS इनको सप्लाई कर रहा हूँ वो 1000 ppm है, पूरा 1000 ppm। और ये आप देख सकते हैं कितने शानदार कुकुम्बर यहाँ लगे हुए हैं और ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं, बहुत ही अच्छी हेल्थ में है। तो चलिए इनको एक बार हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक कुकुम्बर यहाँ पर तोड़ लिया है और ये आप देख सकते हैं कितना शानदार कुकुम्बर है। और दूसरा भी हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं। तो इन दोनों कुकुम्बर की हार्वेस्टिंग हमने यहाँ पर कर ली है और एक बार देख लेते हैं कि अगर कुछ और प्लांट्स में भी कुकुम्बर अगर हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं तो उनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और अगर आप फीमेल फ्लावर्स को देखेंगे तो हर प्लांट में इतने ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स हैं, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। कई बार तो मुझे मेल फ्लावर्स कम पड़ जाते हैं इनको पॉलिनेट करने के लिए,
पर फिर भी मैं किसी तरह काम चला लेता हूँ। जितने भी मेल फ्लावर्स मुझे मिलते हैं उनकी हेल्प से मैं इनको पॉलिनेट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक और कुकुम्बर है जो मेरे हिसाब से हार्वेस्ट के लिए रेडी है। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज़ इसने यहाँ पर लिया हुआ है। तो हम इस कुकुम्बर को भी यहाँ पर हार्वेस्ट कर लेते हैं। और टाइम से कुकुम्बर को हार्वेस्ट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो आपके बाकी फ्रूट्स हैं उनको भी जल्दी डेवलप होने का टाइम मिलता है। अगर आप देर से अपने कुकुम्बर हार्वेस्ट करेंगे तो जो बाकी फ्रूट हैं वो देर से डेवलप होंगे। ये आप देख सकते हैं एक और सक्सेसफुल पॉलिनेशन के बाद कुकुम्बर ग्रो होती हुई। तो इसी तरह हमें आने वाले हफ्तों में और भी ज़्यादा हार्वेस्ट मिलने वाली है। तो गाइज़, इस हफ्ते जो TDS मैं अपने प्लांट्स को दे रहा हूँ वो फुल स्ट्रेंथ दे रहा हूँ, यानी कि 1100 ppm। और अब बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है इन प्लांट्स की। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्रूट आया हुआ है कुकुम्बर का। और इसके ठीक ऊपर एक और कुकुम्बर है, ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह ग्रो हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो अब जो कुकुम्बर्स है वो सभी प्लांट्स पे काफ़ी सारे ग्रो हो रहे हैं और आज भी हमें हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो बाकी फीमेल फ्लावर्स हैं वो भी काफ़ी डेवलप हो चुके हैं बहुत सारे प्लांट्स पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी कुकुम्बर ग्रो होते हुए। तो चलिए आज हम देख लेते हैं हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास कितनी कुकुम्बर्स हैं। तो उन्हीं सभी को हम आज हार्वेस्ट कर लेते हैं और जो बाद में हमें फ्रूट मिलेंगे उनको हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक और कुकुम्बर आप देख सकते हैं, ये भी ग्रो हो चुकी है, काफ़ी अच्छी तरह इसने ग्रोथ ली हुई है। तो सबसे पहले हम इन सभी कुकुम्बर्स को आज हार्वेस्ट कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं हम इस पौधे से। यहाँ आप देख सकते हैं हम इसको पहले इस कुकुम्बर को हार्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, और ये हमने इसको यहाँ पर तोड़ लिया है। और इसके अलावा जितने भी कुकुम्बर्स रेडी हार्वेस्टिंग के लिए उनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह जो ये प्लांट्स है ये ग्रो होते रहेंगे और जो ये हमारी ट्रेलिस है इन्हीं पर इनको वर्टिकली मैं इनको क्लाइम कराता हूँ, चढ़ाता रहता हूँ। और साथ साथ इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो चलती रहेगी, चलती रहती है। और काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ जो मैं वीडियोज़ में नहीं शो कर पाया हूँ, क्योंकि हर हार्वेस्टिंग को मैं शो करूँगा तो वीडियो ऑलरेडी जो अभी लंबी है वो और भी लंबी हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं इन प्लांट में काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की भरमार है और फीमेल फ्लावर्स भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो आने वाले हफ्तों में मुझे और भी ज़्यादा हार्वेस्ट यहाँ से मिलेगा। तो गाइज़, इस तरह आप इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है वो मैंने आपको बताया किस तरह मैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ। और pH हमेशा 5.5 और 6.5 के बीच में रहता है। और एंड तक मैं अब ये फुल स्ट्रेंथ पे ही इन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सोल्यूशन फीड करूँगा जब तक ये फ्रूटिंग देना बंद नहीं होते। और अगर आप हफ्ते या 10 दिन में एक बार इनकी फ्लशिंग कर सकते हैं तो और भी अच्छा। हालांकि मैंने इन प्लांट्स की फ्लशिंग एक बार भी नहीं की है। फ्लशिंग में अगर आप RO का प्लेन पानी हफ्ते या 10 दिन में एक बार डाल सकते हैं इन प्लांट्स पे, अच्छी तरह इसके मीडिया को भिगो सकते हैं जब तक आप एटलीस्ट 20-25% जो इसका रन ऑफ है वो अचीव नहीं कर लेते। उससे होता क्या है कि जो हमारे सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है, जो इम्बैलेंस है, वो एक बार आप अच्छी तरह वॉश कर सकते हैं। आपका जो मीडिया है फिर से एक बार क्लीन हो जाता है। तो आप हफ्ते 10 दिन में ये कर सकते हैं RO का जो वाटर है उससे, प्लेन वाटर से। हाँ, ये ध्यान रखिए कि आप जो उसका pH है वो आप सेट करके इसमें डालें, वही 5.5 या 6.5 के बीच में ही, और तभी आप उसको फ्लश करें। तो फ्लशिंग और कुछ नहीं, बस एक तरह की हैंड वाटरिंग है। हफ्ते या 10 दिन में एक बार प्लेन RO वाटर की जो pH बैलेंस्ड होता है, इसको आप अपने ग्रो मीडिया को अच्छी तरह भिगोएं और पानी नीचे से निकलने दीजिए। एटलीस्ट 20-25% रन ऑफ होना चाहिए। उससे आपका जो मीडिया है वो क्लीन हो जाएगा। जो सॉल्ट्स की इम्बैलेंस या कॉन्सेंट्रेशन हाई है वो फिर से लो हो जाएगी। तो आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 25% से मेरा मतलब है कि एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लांट में, एक कंटेनर में 5 लीटर पानी डालते हैं उसके मीडिया को भिगोने के लिए, तो एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर पानी नीचे से निकलना चाहिए, तभी जाके सॉल्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ कम होगी। तो इस तरह आप इनको फ्लश कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको अगर वो परचेज करने हैं तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। नहीं तो अपने सिटी, अपने शहर में जो आपकी एग्रीकल्चरल शॉप्स हैं जहाँ फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप TDS मीटर, pH मीटर कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।